क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत माता का चित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 में। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। तो ये संस्था की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने और इस संस्था का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण तथा विकास करना। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय कला का संरक्षण और विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स इस संस्था के द्वारा उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती थी और इसमें सर्वप्रथम जिसको छात्रवृत्ति प्रदान की गई वे थे नंदलाल बोस। ओके साथियों, तो ये थी अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बात। चलते हैं आगे। अवनींद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के मूल पाठ को निम्नलिखित में से किसने सुसज्जित किया था? तो ये थे नंदलाल बोस। असित कुमार हल्दर, तो असित कुमार हल्दर का जन्म 1890 में हुआ था और ये भी एक चित्रकार थे, पेंटर थे। और असित कुमार हल्दर रविंद्रनाथ टैगोर के रिलेटिव थे। राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा का जन्म त्रावणकोर केरल में हुआ था और ये 1848 में हुआ था। ये एक भारतीय चित्रकार थे और इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की जो है चित्र बनाए थे, इसलिए ये बहुत फेमस है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे इन्होंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्ष पटलाधिकृत नामक अधिकारी का क्या कार्य होता था? तो अक्ष पटलाधिकृत नामक अधिकारी का कार्य होता था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना। ऑप्शन बी, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना, यह कार्य होता था अक्ष पटलाधिकृत नामक अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के सभी अभिलेखों में से मात्र एक से अशोककालीन करारोपण का विवरण मिलता है जिसमें उल्लेख है कि अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भू राजस्व की राशि घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। निम्नलिखित में से वह अभिलेख कौन सा है? तो ये जानकारी मिलती है हमको अशोक के रुमनदेही स्तंभ अभिलेख से। ओके, और जो किया था भू राजस्व की राशि घटाकर 1/8 कर दी थी और जो है बलि को माफ कर दिया था। तो ये अपनी लुम्बिनी की यात्रा के दौरान किया था। और ये क्यों किया था? ये अशोक ये बताना चाहते थे कि बुद्ध के प्रति उनकी कितनी आस्था है, क्योंकि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था और जो ये कर की राशि घटाई गई थी ये लुम्बिनी वाले क्षेत्र के लिए ही घटाई गई थी। ओके, तो ये हो गई रुमनदेही स्तंभ अभिलेख की बात। उसके बाद भब्रू लघु शिलालेख, तो ये वर्तमान जयपुर में है, जिसको है बेराट। ठीक है, तो ये बेराट में है जो कि जयपुर में पड़ता है। ओके,
इस अभिलेख से हमको प्रथम लिखित साक्ष्य मिलते हैं अशोक के बौद्ध होने के। ओके, तो इससे अशोक का बौद्ध होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है भब्रू लघु शिलालेख से। और इस शिलालेख में, भब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण संबंधी नियम भी मिलते हैं। ठीक है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, तो ये भी अशोक का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल में परनेकर क्या था? तो परनेकर युद्ध के समय लगने वाला कर था। परनेकर युद्ध के समय लगने वाला कर था और ये 1/4 से 1/3 के मध्य होता था। यह कर एक साथ लिया जाता था और जो परने कर है इसकी जानकारी सबसे पहले हमको पाणिनि के माध्यम से प्राप्त होती है। पाणिनि के माध्यम से प्राप्त होती है और इसकी विस्तृत जानकारी हमको अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य काल में तांबे का सिक्का नहीं था? तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों को पाद और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कहा जाता था करसापण पण धरण। करसापण पण और धरण। और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था मासक, कांकणी और अर्धकांकणी। ये कहा जाता था तांबे के सिक्कों को। तो कांकणी, अर्धकांकणी और मासक ये तांबे के सिक्के हैं। पाद सोने के सिक्कों को कहा जाता था। ओके, तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन काल में प्रयुक्त रूप, रूप सूत्र तथा रूप दर्शक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ से हुआ है? तो ये सभी शब्द अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र से इनकी सूचना मिलती है। रूप कहा जाता था सिक्के को, सिक्के को रूप कहा जाता था। और रूप सूत्र होता था मुद्रा शास्त्र का, मुद्रा शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ को, प्राचीनतम ग्रंथ को रूप सूत्र कहा गया है। और रूप दर्शक तो मुद्रा परीक्षक को रूप दर्शक कहा गया है। मुद्रा परीक्षक को रूप दर्शक कहा गया है। तो ये सिक्के के बारे में बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक के लिए देवानाम पियदसी शब्द का प्रयोग मिलता है? तो रुम्मनदेही अभिलेख से मिलता है, निगाली सागर अभिलेख से मिलता है और गिरनार अभिलेख से मिलता है। इन तीनों से जो है अशोक के लिए देवानाम पियदसी का प्रयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के एक गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में तपस्या की। ठीक है, और संलेखना एक जैन पद्धति है, संलेखना, उसके माध्यम से अपने प्राणों का त्याग किया। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन मौर्य शासकों ने देवानाम पीरिय की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अशोक और दशरथ, अशोक और दशरथ। ओके साथियों, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 143 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।